अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 2002 से प्रदेश में यह दिवस किसान सम्मान दिवस के रूप में आयोजित हो रहा है और आज मुझे प्रसन्नता है कि अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले किसानों को यहां पर सम्मान किया गया। कृषि वैज्ञानिकों को भी सम्मान दिया गया। किसानों को प्रदेश सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री कृषक सम्मान योजना के अंतर्गत 11 ट्रैक्टर भी दिए गए। यह जितने भी कार्य डबल इंजन की सरकार के द्वारा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए जा रहे हैं, इसके पीछे का एक ही हेतु है जो चौधरी साहब कहा करते थे कि अगर किसान गरीब होगा तो भारत अमीर नहीं हो सकता। भारत को समृद्ध बनाने के लिए हमें अपने अन्नदाता किसान को समृद्ध बनाना पड़ेगा और अन्नदाता किसानों के लिए जो प्रयास 2014 से प्रारंभ हुआ वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया उसको मॉडल के रूप में ले रही है। वह सॉइल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था हो, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध करवाने का कार्य हो, खेती को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर किसानों के लिए किसान कृषक दुर्घटना बीमा योजना हो, किसान बीमा प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो, फसल बीमा योजना हो, कृषि सिंचाई की योजना हो, या फिर किसान सम्मान निधि। यानी अगर आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद जिन बातों के लिए चौधरी साहब का कांग्रेस के साथ मतभेद हुआ था और वह किसानों का मुद्दा था, उन मुद्दों को पहली बार भारत की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना करके सरकार के प्राथमिकता का विषय बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस बात को कहा था। उनका मानना था हमें किसान की आमदनी को दोगुना करना है। इसके लिए उन्होंने जो इनिशिएटिव उठाए उसके परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी अकेले मैं आपको बताऊं, 1996 से लेकर के 2017 तक 22 वर्ष में प्रदेश के अंदर कुल 95,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों के खाते में गया था और 2017 से लेकर के अब तक यानी 22 वर्ष में 95,000 करोड़ और 17 से लेकर के 23 के बीच में 24 के बीच में मात्र 7-7.5 वर्ष में हमने 2,61,000 करोड़ रुपए की राशि अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिए हैं। ये केवल गन्ना किसानों की बात मैं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जोर एक बात को लेकर के है, वह है कि लागत को कम करना, उत्पादन को बढ़ाना, और इसी के माध्यम से हम किसान को समृद्ध कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं, भारत को खुशहाली के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश तो इसके लिए बहुत उर्वरा भूमि है, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, पर्याप्त जल संसाधन है। ये डबल इंजन की सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है। 14 लाख निजी नलकूपों को प्रदेश सरकार ने फ्री में विद्युत
उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। 2 से 2,500 करोड़ रुपए हर वर्ष प्रदेश सरकार अपने पैसे से, अपना पास से पैसा दे करके उन किसानों को फ्री में बिजली उपलब्ध करवाती है। प्रदेश के अंदर जो पहले से लगे हुए ट्यूबवेल हैं, उनको सोलर पैनल के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत भी कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रोक्यूरमेंट के माध्यम से एमएसपी का दाम किसानों को प्राप्त हो। जीरो बजट खेती के माध्यम से प्राकृतिक खेती को प्राथमिकता के आधार पर हम आगे बढ़ा सकें। तो आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। खबरों बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के साथ रालोद प्रमुख और चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान दिवस के अवसर पर मैं भारत के सभी किसानों को नमन करता हूं। साल 2001 में सही निर्णय लिया गया और ऐसे महापुरुष के नाम पर किसान दिवस की शुरुआत की गई, जिन्होंने अपने जीवन किसानों और ग्रामीण विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। उनकी सोच और दर्शन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती पर, किसान दिवस पर भारतवर्ष के सभी किसानों को मेरा प्रणाम। 2001 में सही निर्णय लिया गया और किसान दिवस की शुरुआत की गई और एक ऐसे महापुरुष के नाम पर जिसने अपना जीवन किसान और ग्रामीण विकास के साथ राष्ट्र विकास को समर्पित किया। उनका सोच, उनका दर्शन हम सबके लिए अनुकरणीय है, हमें रास्ता दिखाने वाला है। आज अखबारों में सरकार की तरफ से विज्ञापन छपा है और सही मायने में किसान को अन्नदाता कहा गया है और भारत विधाता कहा गया है। ये बात बिल्कुल खरी है, ये सही है। अगली साल किसान दिवस के 25 वर्ष पूरे होंगे। हम सबको संकल्प लेकर पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करने। वहीं महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महीने चौथी बार प्रयागराज आएंगे। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर अरेल में डीपीएस स्थित हेलीपैड पर दोपहर 1 बजे उतरेगा। वह वहां पर ही टेंट सिटी से निरीक्षण की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री इस महीने 7 दिसंबर, 12 दिसंबर और 13 दिसंबर को आए थे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में वह 13 दिसंबर को भी शामिल हुए थे। तब उन्होंने सभी कार्यों को 23 दिसंबर को पूरा करने के निर्देश दिए थे। वह लखनऊ से सीधे डीपीएस हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर कार से टेंट सिटी और अस्थायी सर्किट हाउस का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। फिर मुख्यमंत्री 1:40 पर दारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट जाएंगे, जहां पूजा अर्चन कर स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए संगम नगरी पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, साधु संतों से वो मुलाकात भी करेंगे। तो महाकुंभ की महातैयारियों का आगाज शुरू हो गया है और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी पहुंच रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, कितने बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे? आगे उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अब इस बार 2025 का जो कुंभ है, जिसे महाकुंभ भी कहा जा रहा है, उसके लिए भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले
काफी दिनों से इस व्यवस्थाओं को तैयारियों को किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरा एक अलग शहर बसता है, तंबुओं का शहर बसता है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार बहुत संजीदा है और इसमें किसी तरह की कोई कमी न हो, आयोजन बहुत बेहतर तरीके का हो, उसको लेकर के लगातार तैयारियों चल रही हैं। उसी का जायजा लेने के करीब 1 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से यहाँ पर अरैल इलाका है वहाँ पर पहुंचेंगे और वहाँ से जो इन तैयारियों का निरीक्षण करेंगे, क्या कुछ कार्य अभी तक कराए गए हैं, कौन से काम बाकी हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय सीमा बची है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहते, इसलिए वो खुद इस पूरे मामले पर न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि समय समय पर अब तक 4थी बार वो निरीक्षण करने यहाँ पहुंच चुके हैं। अधिकारियों से बातचीत करेंगे, जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो चीजें बताई जा रही है वो ग्राउंड पर कितना काम हुआ है उसका खुद निरीक्षण करेंगे। तो ये कह सकते हैं 3 से 3.5 घंटे तक वो संगम नगरी प्रयागराज में रहेंगे। 1 बजे के आसपास वो यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो अरैल के इलाके में जो पक्का घाट बना है या जो और भी टेंट सिटी बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर जाकर के बाकायदा पूजा अर्चना करेंगे और स्वच्छता एक तरह से कह सकते हैं उसको जोर देने के लिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी और भी शहर के कुछ रेलवे स्टेशन जो यहाँ का है उस पर जो कार्य किया गया है कुंभ को लेकर के उसका निरीक्षण करेंगे। रेलवे स्टेशन को एकदम कायाकल्प किया गया है, बहुत बेहतर बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के जरिए ही स्नान के लिए आएंगे, तो ऐसे में इनकी व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज पूरा फोकस उनका महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के है। न सिर्फ वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनकी द्वारा बताई गई जानकारियों का निरीक्षण भी वो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि वो किसी तरह की कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी वजह से ये 4थी बार उनका विजिट हो रहा है, क्योंकि जो उनको चीजें बताई जा रही हैं वो ग्राउंड पर कितनी हुई हैं उसको खुद परखने के लिए वो आ रहे हैं। शोएब, पहले जब 13 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचे थे तब उन्होंने 23 दिसंबर तक तमाम कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया था। अब 31 दिसंबर तक अधिकारियों को अल्टीमेटम दे डाला है कि ताकि 31 दिसंबर तक जो काम है, जितने कार्य हैं वो सभी को पूरा कर लिए जाए। देखिए ये सही है कि वो इन्हीं सब चीजों को जांचने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि अभी जिस तरह से पूरा काम होना चाहिए वो पूरा काम नहीं हुआ। उसकी वजह अधिकारियों की तरफ से ऑफ द रिकॉर्ड ये जरूर बताई जा रही है कि क्योंकि इस बार जो जलस्तर है वो बहुत देर में कम हुआ है, जिसकी वजह से चूंकि ये पूरा इलाका बरसात के समय में जलमग्न हो जाता है और उसको पानी जो है कम होने में थोड़ा इस बार ज्यादा समय लग गया। इसकी वजह से वहाँ के कार्य पर इसका असर पड़ा। इसी वजह से अभी बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें पूरा करना है, इसीलिए जो समय सीमा है लगातार बढ़ती गई है। अब आज खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं और अब समय भी कम बचा है, क्योंकि पहला जो स्नान बिल्कुल शोएब, अब समय कम बाकी है। 13 जनवरी से महाकुंभ का आयोजन होगा, उसकी शुरुआत होगी। ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने के लिए संगम नगरी पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो स्वच्छता आरती भी करेंगे और इस आरती के दौरान 500 से ज्यादा सफाई कर्मी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ संगम नगरी पहुंचेंगे और तमाम कार्यों का समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं चिन्हट स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में सेंध लगाकर चोरों के लॉकर काटने के मामले में बैंक प्रशासन की लापरवाही सामने आई। बैंक में सुरक्षा के लिए एक भी गार्ड मौजूद नहीं है। बैंक में बाहर की तरफ 2 और अंदर 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन एक ही कैमरे में चारों की फुटेज आई है। बाकी कैमरों के एंगल स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ नहीं थे। इसका फायदा चोरों ने उठाया है। एडीसीपी पूर्वी पंकज सिंह ने बताया कि चोरों ने बैंक में लगे अलार्म सिस्टम का तार काट दिया। इसी वजह से अलार्म बजा नहीं। सवाल ये भी है कि कहीं अलार्म पहले से खराब तो नहीं था। जानकारों के अनुसार आमतौर पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ होने पर अलार्म सिस्टम खुद एक्टिव हो जाता है। ऐसे में तार काटते वक्त भी अलार्म बजना चाहिए था। बैंक की खराब सुरक्षा व्यवस्था का फायदा चोरों ने उठाया। बड़े आराम से वारदात को अंजाम देकर वो भाग निकले। यूपी एसटीएफ की भी एक टीम रविवार शाम घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सक्रिय रहे मोबाइल नंबरों की सूची निकाली है।
पुलिस इन नंबरों की पड़ताल कर रही है। आसपास किराए पर रहने वालों के बारे में भी जानकारी लगाई जा रही है। शक के दायरों में बैंक कर्मी भी है। पुलिस बैंक कर्मियों की सूची तैयार कर उनके बारे में अलग से पता लगा रही है। तो बैंक में सुरक्षा के लिए भी एक गार्ड भी मौजूद नहीं था। नवंबर 2024 को थाना चिनट के मटियारी क्षेत्र में एक इंडियन ओवरसीज बैंक है। इनके मैनेजर संदीप सिंह द्वारा बताया गया कि बैंक के बगल में एक खाली प्लॉट है, वहां से किसी व्यक्ति के द्वारा घुसकर दीवार काटकर बैंक के अंदर सेंध लगाई गई है और सेंध लगा के बैंक के अंदर घुसकर बैंक के अंदर जो लॉकर्स लगे हुए थे उसमें कुछ लॉकर्स को तोड़कर उनके अंदर जो सामान रखा था उसको चोरी करके उस घटना को कारित कर दिया। लॉकर काटने के मामले में अब बैंक प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला और किस तरीके से बैंक प्रशासन की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई? जी बिल्कुल, इंडियन ओवरसीज बैंक में करीब 12 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी चोरी के मामले में जो है जिस तरह से लगातार जो है घटना सामने आई है, इसमें अगर बात करें तो यह घटना जो है मटियारी चौकी से चंद कदम दूरी की है। यहाँ पर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक है, जिसमें खाली प्लाट से सेंधमारी कर 4 सातिर चोर बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। 42 लाकर काट कर उसमें रखे जेवरात और आभूषण चुरा ले जाते हैं और बड़े आसानी से यह सातिर चोर जो है वारदात को अंजाम देने के बाद निकल जाते हैं। इस घटना के बारे में कहीं न कहीं जो है बैंक कर्मियों पर भी संदेह की सुई लटकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अलार्म नहीं बजा और वहां पर गार्ड भी नहीं मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट सुर्ती यह है कि राजधानी लखनऊ के चिन्हट में ओवरसीज बैंक में चोरी करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। आज सुबह अरविंद जो बिहार का रहने वाला है उसके पैर में गोली लगी है और पुलिस ने 3 साथी चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और साथ ही साथ इसमें कुछ आभूषण बरामदगी का भी दावा डीसीपी पूर्वी ने किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से इंडियन ओवरसीज बैंक में करीब 12 करोड़ रुपए की चोरी होती है, चिन्हाट थाना क्षेत्र के मटियारी चौकी से चंद कदम दूरी पर अलार्म नहीं बजता है, लाकर काटे जाते हैं और बड़े आसानी से चोर फरार हो जाते हैं और फिर कहीं न कहीं फिल्मी स्टाइल में इन बदमाशों की मुठभेड़ भी हो गई है। मौके से एक तमंचा मिला है, पुलिस को कारतूस मिले हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी किया गया आभूषण भी कुछ मात्रा में बरामद हुआ है, जिसकी लिस्ट तैयार कर ली गई। हालांकि इस मामले में एसटीएफ की भी एंट्री हो गई थी और एसटीएफ और राजधानी लखनऊ की पुलिस संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन में जुटी हुई थी। लेकिन किसान पक्ष पर आज ऐसे में सवाल यही है, क्योंकि बैंक पर वो तमाम लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल बस यही है, क्योंकि एसटीएफ की भी एंट्री हो गई है, पुलिस के साथ वो संयुक्त कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्या आसिफ अभी तक पुलिस प्रशासन को कोई लीड मिली है इस पूरे मामले में? देखिए, अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो डीसीपी पूर्वी का कहना है कि उन्हें मुखबिर की सूचना पर आज भोर में चिन्हाट थाना क्षेत्र के किसान पथ की तरफ 2 संदिग्ध गाड़ियां जाती हुई दिखी। इस सूचना पर पुलिस टीम एक्टिव हो गई, मौके पर पहुंची और बदमाशों की घेराबंदी करने की कोशिश किया, जिसमें बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में भी पुलिस ने गोलियां चलाई। अरविंद कुमार जो बिहार का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है, उसे भर्ती कराया गया है। मौके पर चिन्हाट थाने की पुलिस और साथ ही साथ अगल बगल थानों की पुलिस फोर्स भी बिल्कुल। ऐसे में आसिफ और पुलिस प्रशासन सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। देखना बेहद दिलचस्प होगा अब आगे जांच में क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। आसिफ बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और एसटीएफ और पुलिस प्रशासन दोनों की संयुक्त कार्रवाई जारी है। इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का ये पूरा मामला
वहीं खबरें बढ़ते आगे। पीलीभीत में यूपी और पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी और पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है। तीनों खालिस्तानी आतंकी कमांडो फोर्स के बताए जा रहे हैं। मौके से 2 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की गई है। तीनों ने गुरदासपुर चौकी पर ग्रेनेड फेंका था। पीलीभीत जिले में 3 खालिस्तानी आतंकवादी एनकाउंटर में मार गिराए हैं। पूरनपुर क्षेत्र में पंजाब और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। पूरनपुर क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर के करीब सोमवार सुबह करीब 5 बजे मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकवादियों के नाम प्रताप सिंह पुत्र स्वरूप सिंह, शाहनूर खुर्द, कलानूर जिला गुरदासपुर का रहने वाला है। वीरेंद्र सिंह पुत्र रंजीत सिंह ऐशबान थाना कलानूर का रहने वाला बताया जा रहा है। गुरविंदर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह बुढ़िया, कलानूर गुरदासपुर पंजाब का बताया जा रहा है। इन तीनों के पास से 2 AK-47 और 2 पिस्टल बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के मामले में फरार बताए जा रहे थे। पुलिस मुठभेड़ में तीनों बदमाश ढेर बताए जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए। आसिफ, पुलिस प्रशासन को ये बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? के शुरू से ही पाकिस्तानी प्रायोजित खालिस्तानी आतंकियों की यूपी और पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पूरा मामला यूपी के पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र का है, जहां पर एक बाइक पर सवार होकर 3 खालिस्तानी आतंकी जो है कहीं जा रहे थे। यह सूचना पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को दिया लोकेशन के आधार पर और उनकी घेराबंदी करने की शुरुआत की गई। और घेराबंदी के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग में बदमाश गुरविंदर, प्रताप और वीरेंद्र घायल हुए, जिन्हें CSC लाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल और कुछ और हथियार मिले हैं। यह बड़ी कार्रवाई पंजाब और यूपी पुलिस की हुई है। अब पंजाब और यूपी पुलिस ने जिस तरह से 3 खालिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर यह तीनों खालिस्तानी आतंकी यूपी क्यों पहुंचे, पीलीभीत क्यों पहुंचे? क्या इनका भी कहीं से कोई खालिस्तानियों के साथ कनेक्शन है या फिर पनाह लेने के लिए आए थे? क्योंकि यह तीनों खूंखार आतंकी थे। 19 दिसंबर को इन तीनों ने मिलकर गुरदासपुर चौकी से ग्रेनेड से हमला किया था। इसके बाद इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। पंजाब पुलिस इनके लोकेशन ट्रेस कर रही थी और आज सुबह भोर में ही यूपी के पीलीभीत में इनकी लोकेशन ट्रेस हुई। पंजाब पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इसकी सूचना यूपी पुलिस को दिया और यूपी पुलिस ने जिस जाबाजी और बहादुरी के साथ तीनों खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ मार गिराया, कहीं न कहीं काबिल तारीफ है। और पूरे ऑपरेशन में
डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी अमिताभ यस नजर गड़ाए रखे, क्योंकि पंजाब के डीजीपी ने यूपी डीजीपी को इसकी सूचना दी, मौजूद होने की सूचना दी। तो जिस तरह से यह ऑपरेशन चला, प्रशासन के द्वारा तीनों खालिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन अभी हाई अलर्ट पर है। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 खालिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।